नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज आप लोगों को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। बिखरे हुए नगमे भाग 2। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। अखिलेश अपने बड़े भाई निखिलेश को कहने लगा, भाइया, किसी को अकारण अपमानित करने की सजा उसे भी मिलता है। जो बात कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने रचना में लिखे है। ऐसे में हमारी भला क्या औकात है। एक दिन ऐसा भी समय आएगा, देखना, जिस तरह से भाभी सभी को अपमानित करती है उससे भी ज्यादा अपमानित होने पड़ेंगे। अब तो केवल जीवन की शुरुआत मात्र है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मनुष्य को कब कैसी समय आ जाए कुछ कह नहीं सकते, और अहंकार मनुष्य की विनाश के कारण होती है। बात बात पर भाभी अपने पति के डॉक्टर होने की बात कहती है तो इसका मतलब है कि हम सभी को छोटे नजरों से देखते हुए बार बार अपमानित करती है। हमारे बहनों को माँ जी को अपमानित करती है। यह अच्छी बात नहीं है। इन सब बातों से साबित होती है कि भाभी हम लोगों के बीच में बहुत दुखी है। ऐसे में पिता देवदत्त जी कहने लगे, बेटा, मुझे लगता है कि बहू हमारे बीच में खुश नहीं है। वह हम लोगों से अलग होकर अपना संसार बसाना चाहती है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। यह तो हमारे समाज के एक नियम बनते चले आ रहे हैं कि बेटा शादी करके अपने माता पिता तथा संयुक्त परिवार से अलग रहने लगता है। ऐसे में हमें भी इस बात को स्वीकार करने में संकोच नहीं करनी चाहिए। तुम दोनों खुश रहो और रोज रोज की झगड़ा फसाद से दूर रहा जाए तो यह सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, जिससे लोगों में अहेतुक लड़ाई झगड़ा से बचा जाए। हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। अतः तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, मगर रोज रोज की विवाद से दूर रहा जाए इसका प्रयास करो। निखिलेश चुपचाप बैठकर सभी के शिकायत सुनता रहा और अपने बीते दिनों को लेकर सोचता रहा। तभी निखिलेश के माँ कस्तूरी देवी कहने लगी, बेटा, हम लोग किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना चाहते हैं। हमारा इतना बड़ा परिवार है। हम लोग पुराने जमाने की हिसाब से चलते हैं। हमारे समय में स्कूली शिक्षा की इतनी सुविधा नहीं रही। अगर होती तो मैं भी किसी कॉलेज की प्रोफेसर होती या तो कोई डॉक्टर या वकील बनती। तुम्हारे पिताजी उस जमाना के 10वीं पास है, कोर्ट में क्लर्क की नौकरी करते रहे। अगर उन्हें भी सुविधा मिलते तो डॉक्टर या वकील बन जाते या तो पुलिस विभाग में अफसर बन जाते। आज के समय में चारों ओर सुविधाओं का विस्तार होने लगा तो तुमने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, तो तुम्हारे भाइयों ने भी पढ़ लिखकर ऊंचे ओहदे प्राप्त कर लिया। उस जमाने के हिसाब से मैं भी 8वीं तक पढ़ाई कर ली। अगर सोचा जाए तो यह सब एकदम से कम नहीं है। तुम विचार करके देखो कि तुम्हारी बीवी के मायके में कौन कितना शिक्षित है। एक तुम्हारी बीवी के अलावा सारे तो वैसे ही रह गए। लोगों में बहुत से मजबूरियां होती है। ऐसे में लोगों को अपनी अपनी हालात के साथ समझौता करना पड़ता है। तुम्हारे बहन मनोरमा और चंद्रकला भी अपनी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, मगर हम लोग नहीं चाहते कि नौकरी करें। स्त्रियों के लिए शिक्षा जरूरी है, मगर यह कहना कभी उचित नहीं है कि नौकरी करना भी जरूरी है। यह तो हालात के ऊपर निर्भर करती है। स्त्रियां अगर शिक्षित होती है तो अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत करती है, उनमें प्रेरणा जगाती है। मगर स्त्रियां नौकरी करती है तो उनमें अहंकार भर जाती है कि मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं तो पैसा कमाती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि नौकरी करना खराब है। अगर घर में स्त्रियां नौकरी करती रहे तो घर की आर्थिक प्रगति होती है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि यह अपने घर गृहस्थी का कोई भी काम ना करे और सभी को अपने नौकर समझती रहे। बातें करते हुए कस्तूरी देवी के गला सूख गई तो थोड़ी पानी पीकर फिर से कहने लगी, बेटा, अगर हमारी बहू नौकरी करती है तो हमारे लिए नहीं वरन तुम्हारे लिए करती है, क्योंकि हमारे परिवार में तुम दोनों के पैसा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम दोनों नौकरी ना भी करोगे तो हमारे संसार आराम से चल जाती है। यह खेत खलियान तथा तुम्हारे बाबूजी के पेंशन से हमारे परिवार खुशहाल तरीके से चल जाती है। फिर भी अगर तुम्हारी बीवी नौकरी करती है तो तुम्हारे खुद के परिवार के लिए, उसके खुद के परिवार के लिए, हमारे लिए नहीं। और स्त्रियां कितना भी पढ़ी लिखी हो, नौकरी करें, पैसे कमाएं, मगर घर संसार तथा बच्चे इन सबसे
अलग नहीं रह सकते। यह तो एक प्रकृति के नियम है। अपने घर परिवार के काम तथा बच्चों के परवरिश के लिए कोई बाहर से थोड़े ही आते हैं, अपने को ही करनी पड़ती है। पढ़ लिखकर और नौकरी करते हुए औरत कोई भगवान नहीं बन जाती है कि लोग हमेशा उनकी सेवा में लगे रहे। फिर भी अगर परिवार में अपनी मर्यादा तथा प्रेम भावनाओं के साथ सभी से व्यवहार बनाए रखे तो बहुत से उलझे समस्याएं सुलझ सकती है। मगर वह जिस प्रकार से रुद्र रूप में सभी से पेश आती है, इससे तो अनपढ़ अच्छे हैं। ऐसे में मेरा तो यही कहना है कि तुम अपनी बीवी को लेकर अलग से व्यवस्था कर लो ताकि उसे हमारी वजह से तकलीफ ना उठाना पड़े। निखिलेश सभी विषय को समझ तो गया मगर अपने बीवी से किसी की विषय पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे भी मालूम है कि शर्मिष्ठा बड़े ही रुद्र रूप से समस्याओं को और भी विकराल रूप देगी जो सभी के लिए परेशानी की सबक बनती जाएगी। ऐसे में मन ही मन सोचने लगा, माँ जी और बाबूजी के कथन भी सही है। शर्मिष्ठा बड़ी खूबसूरत है, नटखट और चुलबुली सी, शिक्षित भी है। इस समय कॉलेज की लेक्चरर है, मगर स्वभाव से शांत नहीं है, जैसा कि एक महिला शिक्षक को होनी चाहिए थी। अगर शर्मिष्ठा टीचर की जगह वकालती में जाती या पुलिस में या राजनीति में जाती तो शायद अच्छा होता। मेरे शादी से पहले कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के पश्चात हमारे घर वालों के साथ उसकी व्यवहार में अंतर आएगी। लगता है कि शर्मिष्ठा खुद ही चाहती है कि संयुक्त परिवार से अलग होकर हम लोग कहीं और जगह पर रहें, मगर यह खुलकर कह भी नहीं पा रही है। अगर कहेगी तो पूरा दोष उसके ऊपर आएगी, मगर उसके स्वभाव से तो यही प्रतीत हो रही है कि यह हमारे परिवार से अलग रहना चाहती है, क्योंकि ऊपर से शर्मिष्ठा जितना खूबसूरत है अंदर से उतना साफ सुथरा नहीं है। मगर प्यार मोहब्बत में यह सब थोड़े ही देखी जाती है। प्यार मोहब्बत में लोग इतना गहराई से विचार नहीं करते, लोग रोमांस करते हैं, सांसारिक तथा वास्तविक जीवन से दूर होते हैं। वास्तविक जीवन तो शादी करने के बाद शुरू होती है, जो कि अब हमारी चल रही है। मगर शर्मिष्ठा बहुत चालाक है, वह अपनी कमी को कभी नहीं कहेगी वरन सभी के दोष निकलकर मेरे सामने रखते हुए खुद साफ सुथरा होने की परिचय देती है। अब मेरे ऊपर दो धारी तलवार लटक रही है। अगर मैं अपने माता पिता के पक्ष में बात करूं तो शर्मिष्ठा खफा हो जाएगी। अगर शर्मिष्ठा के पक्ष में कहूं तो सीधा सीधा मेरे घर वालों के साथ विद्रोह करना होगा, मगर यह कतई संभव नहीं है। यह लोग मेरे अपने हैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, इनसे मैं किसी भी तरह की दुर्व्यवहार करूं ऐसा उचित नहीं होगा। अतः मुझे कोई सहज उपाय ढूंढने होंगे ताकि शांति बनी रहे। कुछ दिन बीत गई कि एक रोज निखिलेश अपने पत्नी शर्मिष्ठा को कहने लगा, शर्मिष्ठा, मुझे तो अपने पीजी के लिए शहर से बाहर जाना होगा। ऐसे में मुझे लगता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके में जाकर रह जाओ ताकि तुम्हें परेशानी कुछ कम होगी, क्योंकि एक तो तुम्हारी कॉलेज हमारे घर से काफी दूर पड़ जाती है, ऊपर से मैं भी अभी घर में नहीं रहूंगा। ऐसे में तुम यहाँ पर रहने के बजाय अपने मायके में रहोगे तो अच्छा होगा। वैसे भी तुम्हारी माँ अकेली रहती है तो मुझे लगता है कि वही सही होगा। शर्मिष्ठा को निखिलेश की बातें जंच गई और वह अपने मायके में चली गई और वहाँ पर रहने लगी। ऐसे में एक रोज निखिलेश अपने माँ से कहने लगा, माँ, मुझे तो अपने कोर्स के लिए दूसरे शहर में जाना होगा, अतः तुम लोग मेरा चिंता ना करो। शर्मिष्ठा अपने मायके से ही कॉलेज में जाया करेगी। ऐसे में सभी के परेशानियों का हल निकल जाएगी। कुछ दिन उसे अपने मायके में ही रहने दी जाए, बाद में समय के साथ साथ देख लेंगे कि क्या की जाए। निखिलेश अपने घर छोड़कर शहर में आ गया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करते हुए पीजी की तैयारी करने लगा कि लगभग साल भर के बाद में उसे दिल्ली के एक सरकारी कॉलेज में पीजी के लिए एडमिशन मिल गई, जो दिल्ली में आ गया। इस बीच शर्मिष्ठा मां बनने की राह पर चल पड़ी तो निखिलेश उसके सुविधा हेतु अपने शहर में सारे व्यवस्था कर दिया ताकि शर्मिष्ठा को किसी भी तरह की समस्या ना हो। अब निखिलेश के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई कि अपने पत्नी पर ध्यान दे या पीजी की कोर्स को पूरी करें, क्योंकि शर्मिष्ठा के मायके में उसकी मां अकेली रहती है। ऊपर से शर्मिष्ठा को कॉलेज में भी जाना पड़ते हैं।
ऐसे में शर्मिष्ठा को कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी, मगर सभी समस्या का समाधान फिर भी संभव नहीं है। शर्मिष्ठा अब अपने ससुराल में भी जाने को इनकार करती है, मगर शर्मिष्ठा के मायके में सुविधा न रहने की वजह से निखिलेश अपने पत्नी को दिल्ली में ही लेकर आ गया और एक फ्लैट किराए में लेकर रहने लगा। और समय के साथ साथ शर्मिष्ठा अपनी बेटी हिमाद्री की मां बन गई, मगर उसकी कॉलेज की नौकरी छूट जाती है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।